हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा की धरती पर चुनाव होना है। कौन बनेगा एमएलए का कारवां लगातार आगे बढ़ते हुए आज पहुंच गया है सोनीपत। सोनीपत से मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता। मेरे साथ मौजूद हैं कमल दीवान। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ललित जी। सबसे पहले मैं आपका और टोटल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। कमल जी, इन दिनों टिकटों को लेकर पार्टी मंथन कर रही है। कांग्रेस पार्टी में इस बार सबसे ज़्यादा टिकटार्थी हम देख रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कांग्रेस की लहर सी चल रही है। आप बताइए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आइए। देखिए, हम तो ज़मीनी स्तर पे अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। पहले भी काम करते थे, आगे भी काम करते रहेंगे। बाकी ये पार्टी हाईकमांड को देखना है कि किसको टिकट देनी है। जी, बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कमल जी, कि सोनीपत एक बहुत ही नोन एरिया है जी। और यहाँ की अपनी बड़ी उपलब्धियाँ भी रही हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज सोनीपत किन समस्याओं से जूझ रहा है? सोनीपत की अपनी क्या परेशानियाँ हैं? देखिए, पूरी सोनीपत की जनता को पता है और किसी से छुपी हुई बात नहीं है ये। सोनीपत में नगर निगम का बहुत बुरा हाल है। हमारे नौजवान, बुजुर्ग, युवा हमारे सारे नगर निगम में जाके परेशान हैं। जो पोर्टल की सरकार बनी है, जो भाजपा की है, तो वो बहुत ज़्यादा लोग नगर निगम से त्रस्त हैं। और इसके अलावा जो जल भराव होता है यहाँ पे, सड़कों के हाल हैं, बेहाली है, बेरोज़गारी है, तो बहुत बुरे हाल हैं जो सोनीपत में है, जो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को ठीक करने चाहिए थे। पोर्टल की सरकार का आरोप जो है एक बड़ा आरोप है और पिछले लंबे समय से लग रहा है। किस तरह की परेशानी हो रही है इस पोर्टल की सरकार में इन लोगों को? देखिए, पोर्टल की में सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है। लोगों को अपने काम कराने के लिए इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जाके इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है निगम के अंदर, जो सरकार रोक नहीं पाई अभी तक। तो लगातार वो भ्रष्टाचार हो रहा है आपके हिसाब से और जनता उसको लेकर परेशान देखिए, है। आप जनता के पास जाइए, इसका ज़्यादा अच्छा जवाब जो है आपको जनता बताएगी। आप जनता के बीच में जाएंगे तो वो बताएंगे कि क्या निगम का हाल हो रखा है। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि आप भी टिकट की इस बार दावेदारी कर रहे हैं। आपने भी सोनीपत के लिए एक सपना देखा है कि अगर आपको मौका मिला और उसके बाद जनता का आशीर्वाद मिला, कौन से ऐसे 5 काम होंगे जो आप सोनीपत के लिए सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पार्टी हाईकमांड को डिसाइड करना है कि किसको टिकट देनी है। मैं ऐसे ही अपनी दावेदारी नहीं ठोक सकता। ये ऊपर वाले जो हैं हाईकमांड डिसाइड करेगा। ठीक बात। दूसरा, मेरी नज़रों में अगर ऊपर वाले आशीर्वाद देते हैं और सोनीपत की जनता मुझे चुनती है, तो सबसे पहले जो मैं है नगर निगम में जो भी ये भ्रष्टाचार ख़त्म करूँगा और ये फैमिली आईडी जो भी हमारी सरकार चुनी जाती है, उससे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी का जो भी कोई उसका सरलीकरण होना चाहिए। अच्छा। और इसके अलावा किन क्षेत्रों में इसके काम करना अलावा चाहेंगे? सड़कों पे सुधार करना, और सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो है सीवरेज की। और इसके अलावा किन क्षेत्रों में इसके काम अलावा पूरे शहर में पानी पानी हो जाए, सारा शहर में जल भराव हो जाता है। ठीक है। और बेरोज़गारी एक ऐसा मतलब गंभीर मुद्दा है जो किसी से छुपा नहीं है। तो बेरोजगारी को लेकर अक्सर केंद्र में भी आरोप लगते रहते हैं, लेकिन सोनीपत भी जूझ रहा है उस समस्या देखिए, मैं इस वक्त हरियाणा की और सोनीपत की बात कर रहा हूँ, केंद्र की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम अपने मुद्दे से हमें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आरोप तो पूरे देश भर में लग रहा है। सोनीपत में कितना बड़ा असर है इसका, अगर आप मैं कहूँ आपसे? देखिए, फिर वही बात, ये जनता जो है अभी आने वाली 4 तारीख को जवाब देगी कि कितने काम हुए, कितनी नौकरियां लगी। बिल्कुल। तो ये जनता फैसला करेगी इसका। जनता फैसला करेगी। क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। बिल्कुल। कमल जी, आप कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। मुझे एक बात ये बताइए कि इस बार हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी में टिकटार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? आप में ऐसी क्या खास बात है? टिकटार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? आप में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, सोनीपत से 13 लोगों ने जो है अपना दावा पेश किया है। मेरे लिए मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री देवराज दीवान जी, उनको सोनीपत की जनता ने 2 बार चुना था। तो उन्होंने
उस अपने कार्यकाल में 10 साल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए और मुझे उन्होंने मैंने उनको अपना मार्गदर्शक माना है और उन्होंने मुझे सब सिखाया है कि ज़िंदगी में सिर्फ सेवा भाव करनी चाहिए। तो मैं वो सेवा भाव है, लोगों से मिलता रहता हूँ हर समाज के क्षेत्र में, वो चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हों। उसके लिए हमने अपनी एक ट्रस्ट भी खोली हुई है, दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरे पिताजी ने, जो उसके फाउंडर थे, पहले वो चेयरमैन थे, अब आज की डेट में मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो बहुत सारे अनेकों जो कार्य है मेरे पिताजी ने किए और मुझे समझाए और मैं उनके दिखाए हुए कार्यों पे आगे सब काम कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा दावा बहुत मजबूत है, क्योंकि मैं सोनीपत की जनता से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीनी तौर पे जुड़ा हुआ हूँ। आपके पिताजी 2 बार यहाँ से विधायक रहे, तो मुझे ये बताइए कि जब पिताजी यहाँ पर विधायक थे, तो उस दौरान आपको किस-किस तरह का अनुभव मिला? किस-किस तरह क्या देखा आपने? क्या कुछ सीखा अगर मैं कहूँ, जो कि अब आज आपके काम आ रहा है काफ़ी ज़्यादा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी ने हर वर्ग के लिए, 36 बिरादरी के लिए काम किया। उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हर लोग, हर जगह जाके, हर फील्ड में जाके उन्होंने काम किया, जाके सोनीपत के लिए जो विकास चाहते थे, जितना अपनी जो नौकरियां थी, मतलब आप उठा के उसका टाइम का डेटा देखेंगे तो जितनी नौकरियां सोनीपत में मेरे पिताजी ने लगवाई थी, आज तक मेरे हिसाब से तो किसी विधायक ने नहीं लगाई। एक मैं आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी का यहाँ पर एक जो सेवा भाव का दौर रहा, उससे पूरा सोनीपत प्रभावित है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी ने समाज के अलग-अलग तबकों के लिए कई सारे काम किए। तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसा कौन-सा काम है जो उनके दौर में कोई रह गया, उनका सपना कोई रह गया हो या वो पूरा ना कर पाए हों, जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हो? देखिए, मेरे पिताजी को सबसे ज़्यादा जो दुख लगता था वो बेरोज़गारी लगती थी, गरीबी थी। तो गरीबी तो मुझे जितना उनसे हो सकता था, जितनी उनकी क्षमता थी, वो मदद करते थे और उनका हमेशा से एक लक्ष्य था कि इस देश में बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। तो जैसे पहले मैंने भी आपको बताया कि उनके कार्यकाल में जितनी नौकरियां लगाई गई, तो पूरे आज तक तो किसी विधायक ने उतनी नहीं लगाई। तो कमल जी ने जैसे बताया कि वो जो है अलग-अलग विषयों को लेकर सोनीपत में काम कर रहे हैं। कमल जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि परिवारवाद इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है। तो आप भी, क्योंकि आपके पिताजी भी पहले 10 साल विधायक रहे, तो क्या आप केवल परिवारवाद के आधार पर ही टिकट मांग रहे हैं या आपने अपने लेवल पर भी सोनीपत के साथ काफ़ी कुछ काम किया, सोनीपत में काफ़ी कुछ काम किया? कैसे-कैसे, किन-किन क्षेत्रों में काम करना वो किया आपने? देखिए, ऐसा है, ये इससे कोई बात छुपी नहीं कि मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे सोनीपत से, लेकिन मैं बड़ा आपको स्पष्ट कर दूं, मेरे पिताजी शुरू से कांग्रेसी थे, कांग्रेसी सोच और विचारधारा के थे, लेकिन वो 2 बार किसी कारणवश टिकट नहीं मिली, 2 बार निर्दलीय जीते। तो मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा और सन 2020 अक्टूबर में मेरे पिताजी हमें छोड़ के चले गए। लेकिन मैं हमेशा ना ज़मीनी तौर पे जितने भी सोनीपत के लोग हैं, हमारे साथी, हमारे वर्कर, सोनीपत की जनता से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। तो ये आप सोनीपत की जनता से भी जाके पूछ सकते हैं कि मैं किस आधार पे टिकट मांग रहा हूँ। बिल्कुल। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जनता के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट भी आपने बनाया है, उसके माध्यम से किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आप? देखिए, हम हर वर्ग 36 बिरादरी के लिए काम करते हैं। स्पेशली जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं सोनीपत में, उनके लिए हम जो भी अच्छे से अच्छा कार्य होता है, किसी की शादी करानी है, किसी को स्कूल की फीस देनी है, ज़्यादा ना मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। काम करने पर विश्वास काम करने, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल। जी, बिल्कुल सही। नेकी कर दरिया में डाल। हरियाणा की सियासत में इन दिनों एक बड़ा भी विषय चल रहा है। आप मुझे बताइए कमल जी, आप तो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम कौन बनना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी आलाकमान हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये वो लोगों का उन जो है वो इस चीज़ का निर्णय लेंगे। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का, तो मैं इस विषय पे कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं कि अगर कोई आपकी इच्छा हो कि आप चाहते हैं कि उसमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब देंगे आप इस पर? नहीं, मैं इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। ये पार्टी हाईकमांड है, उनको डिसाइड करने बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखिए, ये भी एक वो है हरियाणा में
अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि सोनीपत में जो है मौजूदा समय में विकास के कई कई पहलू हैं जिनको लेकर आपने कहा कि कई समस्याओं से जूझ रहा है। जी। प्रॉपर्टी आईडी है, सड़कों की समस्या एक अपने आप में बड़ी समस्या है सोनीपत में। वो कितनी बड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है आपको अगर देखा जाए तो? देखिए, आम जन के लिए कोई स्कूटर पे जाता है, गाड़ी पे जाता है, हम्म, तो बहुत बड़ी समस्या है। हम्म, अगर सड़कें टूटी होंगी, सुविधा नहीं मिलेगी लोगों को, हम लोग हाउस टैक्स क्यों भरते हैं? हम्म, इतने हम टैक्स और इतने कर भरते हैं किस लिए? हम्म, अगर एक हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी हम्म। तो कोई मतलब नहीं सरकार चलाने का। तो यानी कि यहाँ पर जो है आपका इशारा जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सरकार आम आदमी टैक्स भर रहा है लेकिन उसके बावजूद उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही। सड़कों में गड्ढे, प्रॉपर्टी आईडी तो आपने जी, बताया कि यहाँ पर एक बिल्कुल, पुरानी समस्या बिल्कुल, है। बहुत बड़ी समस्या है ये। अच्छा, तो इससे निजात दिलाने के लिए आपने क्या कोई विज़न तैयार किया है कि कैसे इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी लोगों देखिए, को? विजन तो तैयार किया है, बट ये बहुत जल्दी है अभी जवाब देना। हुँ, क्या होता है आगे, हुँ, वो फिर समय आने पे आपको सही दोबारा बुलाएंगे, दोबारा बनाएंगे। न्योता देंगे आपको, फिर बीजे बताएंगे। बीजेपी कह रही है कि गुड गवर्नेंस पर इस बार चुनाव होने जा रहा है। क्या वास्तव में गुड गवर्नेंस हुई है? देखिए, ये तो 4 तारीख को जनता बता देगी कितनी अच्छी गवर्नेंस है। हुँ, मेरे यहाँ माइक पे बोलने से कुछ नहीं होगा। हुँ, कि जनता जो है जनार्दन होती है, हुँ। वो वोट की चोट से जवाब देगी इसका। आप अच्छा वोट के आप ये लग रहा है कि मतलब गुड गवर्नेंस केवल एक नारा है, ज़मीन पर कुछ नहीं है गुड गवर्नेंस के नाम पर। देखिए, मैंने आपको बोला ना, आप हाँ, ज़मीनी तौर पे जाके पूछेंगे, हाँ, यहाँ हम आप और हम बैठ के माइक पे बोलेंगे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। तो जाके ज़मीनी तौर पे देखेंगे तो पता लगेगा कितना विकास हुआ और हाँ, कितनी गवर्नेंस अच्छी है। बिल्कुल। 10 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया और ये 10 साल भाजपा सरकार रही, हुँ, कोई चीज़ें छुपी नहीं है। छुपी नहीं है। जनता बहुत समझदार है। हाँ, आप हर बारी जनता को कुछ ना कुछ झूठे वादे देके नहीं लुभा नहीं सकते। लुभा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है और कुल मिलाकर जो जनता है, जनता जनार्दन है, तय उसी को करना है। जी। और जिस तरीके से मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों में इस बार क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से एक हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी? मेरे हिसाब से कम 75 सीटें आनी चाहिए। 75 सीटें जी, आनी 90 में से। चाहिए। यानी कि लगभग 2/3 सीटें आप मान रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, मेरा अनुमान है कम से कम 75 सीटें कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। 75 सीटें आने का मतलब है कि जनता एंटी इनकम्बेंसी बुरी तरह से हावी है। किन बड़े मुद्दों पर, मैं सोनीपत की बात करूं अगर मैं, सोनीपत में किन बड़े मुद्दों पर आपको लगता है कि जनता जो है वोट करेगी? और मैं अगर ये भी सवाल आपसे पूछूं कि सोनीपत की जनता आपको क्यों वोट दे? एक सवाल ये भी इसमें आता है। देखिए, मैंने हमेशा सोनीपत, जैसे मैंने बोला, जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी ने हमेशा सोनीपत की सेवा की, मैंने हमेशा सोनीपत की सेवा की। हम्म, आम जन से जुड़ा हुआ हूँ मैं, हम्म, नीचे से पिछड़े वर्ग से लेके हम्म, हर जाति से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम्म, तो मुझे पूरा विश्वास है हम्म। और कि सोनीपत की जनता मेरे को ज़रूर साथ देगी मेरा। सोनीपत की जनता आपको पूरा साथ देगी, ये आपको पूरा विश्वास है। पूरा। अच्छा, एक एक सवाल ये भी है कि लोकसभा के जब इस बार नतीजे निकल कर सामने आए, तो उन लोकसभा के नतीजों में हमने ये देखा कि सोनीपत की सीट जो है, वो बीजेपी जीत गई, यानी कांग्रेस यहाँ से हार गई। आप अगर अगर आपको टिकट मिल गई, तो आप पार्टी को ये सीट जीतकर कैसे देंगे? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, हुँ, इसमें कोई दो राह नहीं है कि हम यहाँ पे सोनीपत विधानसभा से हारे हैं, हुँ, भाजपा जीती है। हुँ, लेकिन लोकसभा और विधानसभा दो अलग मुद्दों पे चुनाव होते हैं। हुँ, वहाँ पे लोग केंद्र सरकार के हिसाब से वोट डालते हैं हुँ, और स्टेट में जो है एमएलए को देख के, शक्ल देख के, उनके काम देख के वोट डाले जाते हैं। बिल्कुल। एक ये आपने सही कहा कि लोकसभा के और विधानसभा के अपने अलग-अलग मुद्दे होते हैं। एक सवाल ये भी होता है कि आप जो है पंजाबी बाहुल्य सीट, आप पंजाबी समुदाय से आते हैं और इस सीट को भी पंजाबी बाहुल्य सीट कहा जाता है। तो क्या आपकी दावेदारी इसीलिए मजबूत है कि आप पंजाबी समाज से आते हैं और आपको पार्टी टिकट देना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं कि हमारी पंजाबियों की संख्या सबसे ज़्यादा इस सोनीपत विधानसभा में है। बिल्कुल। लेकिन हम 36 बिरादरी के लिए काम करते हैं। हम भेदभाव नहीं करते। ना मेरे स्वर्गीय पिताजी ने कभी भेदभाव किया, ना मैं कभी करता हूँ, ना भी भविष्य में कभी मैं भेदभाव करूँगा। यानी कि आप 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? हमेशा यही हमारे पिताजी ने हमें शिक्षा दी थी हुँ। और हम उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं।
तो आज आप जब एक तरह से मैं कहूँ कि 2024 में सोनीपत में अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, पिताजी की सेवा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ बिताया अनुभव आपको कितना फ़ायदा देता है? जनता में आप क्या देखते हैं? क्योंकि आपके पिताजी को लेकर तो काफ़ी सम्मान है इस पूरे इलाके में। देखिए, जितनी भी बातें मैंने अभी इस पूरे इंटरव्यू में करी, आपसे बताई और जो आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, ये सब कुछ मेरे पिताजी का सिखाया हुआ है। ये सारे जो है शिक्षा और ज्ञान मेरे पिताजी का दिया हुआ है, कैसे लोगों की सेवा करनी है और हमेशा ज़िंदगी में सेवा भाव जो है रखनी है मन में, कोई मतलब नहीं रखना। कोई मतलब नहीं, निस्वार्थ भाव से आपने कहा कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से नेकी करना। कर और दरिया में डाल। बस बस बिल्कुल। तो देखिए ये भी एक ऐसा भी होता है राजनीतिक जीवन में। और एक दूसरा अभी सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल है, प्रॉपर्टी आईडी जिसको आपने इस बार विषय बनाया। प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसा विषय है जो हरियाणा, पूरे समूचे हरियाणा में इस वक्त छाया हुआ है। हर आदमी इस बात से परेशान है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा है। क्या इसके सरलीकरण को लेकर, जिस तरीके से आपने कहा कि इसको बनाने में, इसको पोर्टल की सरकार आपने नाम दिया, तो क्या अगर आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो फिर वो किस तरह से इस समस्या का निदान करेगी? क्या इसको पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा या अब इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये पोर्टल की सरकार नहीं बोला, जितना भी विपक्ष है सबने इकट्ठा होकर इसको पोर्टल की सरकार का नाम दिया है। दूसरा, ये तो अब सरकार एमएलए बनेंगे, सरकार बनेगी तो नई सरकार आएगी, तो हम तो अपना सुझाव ही दे सकते हैं। हम अपना सुझाव ज़रूर देंगे और मुझे लगता है आने वाली जो नई सरकार है इसका नवीनीकरण या जो भी इसको ठीक करना है वो ज़रूर करेगी। मैं आशा करता हूँ ऐसा ज़रूर होगा। बिल्कुल। कमल दीवान वो बता रहे हैं कि इस पूरे मुहिम में उनकी पूरी कोशिश है कि वो सोनीपत की जनता के लिए निस्वार्थ भाव से पहले भी सेवा करते आए हैं, आगे भी उनका यही लक्ष्य है। टिकट मिले या ना मिले वो तो पार्टी का निर्णय है, आलाकमान का निर्णय है, उसमें उनकी कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती। वो जिस भाव से पहले सेवा कर रहे थे वो आगे भी उसी भाव से सेवा करते रहेंगे। कौन बनेगा एमएलए का कारवा, इसके बाद पहुंचेगा एक और शहर में, देखेंगे वहां उम्मीदवार आखिर क्या दावेदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, सोनीपत।